हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक प्रॉपर्टी के बारे में रहेगा। प्रॉपर्टी हमें क्यों खरीदनी चाहिए, कैसे खरीदनी चाहिए, कहाँ पे खरीदनी चाहिए, और एक तरह से हम कह भी सकते हैं भाई एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हम कहाँ कर सकते हैं। प्रॉपर्टी के दो मुद्दे होते हैं। एक तो भाई ठीक है, एंड यूज़र, अगर हम प्रॉपर्टी अपने यूज़ के लिए ख़रीद रहे हैं, चाहे वो घर हो या ज़मीन हो या किसी तरह का खेती बाड़ी का हो, तो वो एक यूज़ के लिए हो गया, तो उसका एक अलग क्राइटेरिया होता है परचेज़ करने का। और एक दूसरा है कि इन्वेस्टमेंट की पार्किंग ऑफ मनी कहाँ किया जाए, मनी को मल्टीप्लाई कहाँ पे किया जाए, और किस तरह हमें मैक्सिमम रिटर्न्स हमें प्रॉपर्टी में मिल जाए। देखो, बैंकों में अगर हम जमा करते हैं तो आप मोटे तौर पर ये जान लीजिए कि बैंकों में जो आप पैसे देते हो तो उस पर जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो मोस्ट ऑफ द इक्वल टू हमारी जो महंगाई होती है उसके आसपास ही होता है। तो जो हमारा मनी बैंक में पड़ा हुआ है उस मनी की वैल्यू उतनी ही रहती है जितनी जिस दिन आप जमा करते हो, और जिस दिन आप उसको निकालते हो तो मनी की वैल्यू उतनी ही रहती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर जब हमने कोई एफडी वगैरह की, और एफडी मान लो कि आपको उस एफडी में भाई 3 साल में 100 रुपये की एफडी पे हमें 125 रुपये मिले, तो आप ये देखिए जो चीज़ 100 रुपये में आज है वही 3 साल बाद 125 रुपये की होगी। तो जब हम बैंक में अपनी एफडी डालते हैं तो बैंक में पैसा वहीं की वहीं रहता है, वो एक तरह से बढ़ता नहीं है, रिटर्न्स नहीं है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि भाई एक रिस्क नहीं है, आप सेफ आपने बैंक में डाला हुआ है तो उसको जब चाहे आप यूज़ करो सेम वैल्यू के हिसाब से। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। मोस्टली जो रिटायरमेंट जो एक तरह से एम्प्लॉय जो रिटायरमेंट होता है तो उनका मेंटल एटीट्यूड भी ऐसा हो जाता है, वो बहुत ही एक तरह से अपने आप को अनसिक्योर फील करते हैं। वो सोचते हैं कि भी अगर हमने कहीं पे पैसा डाल दिया और हमें रिटर्न, हमारा ये पैसा भी डूब गया, प्रिंसिपल भी डूब गया, तो हम कहाँ जाएंगे। बट ऐसा नहीं है। अगर आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करो, एक अच्छी गाइडेंस के तहत इन्वेस्टमेंट करो, डेफिनेटली आपका पैसा सेफ रहेगा और आपको एक अच्छा रिटर्न भी देगा। स्पेशली यंगर्स के लिए तो ये एक बहुत अच्छी सीख है। अगर वो शुरू से ही अपने भाई सर्विस या अर्निंग एज के शुरू में ही अगर वो अलर्ट हो जाए कि भी हमें पैसे कैसे कहाँ पे डालनी चाहिए, क्या कहाँ से हमें क्या रिटर्न्स आता है, कितना हमें खर्चना चाहिए, कितना सेव करना चाहिए, अगर इस तरह की हैबिट अगर अर्ली डेज में ही कल्टीवेट कर ली जाए तो उसका बाकी का जो जीवन है वो एक कंफर्टेबल ही जिएगा। लेकिन अगर पहले ही एक लेविस और एक्स्ट्रावेजेंट खर्चे की आदत उसको लग गई तो चाहे वो कितना भी अर्न करता रहे फिर भी उसको हमेशा पैसे की स्केर्सिटी फील होती रहेगी और वो एक असेट नहीं बना पाएगा जो जिसे वो एक अपने मिडल एज या भाई एक ओल्ड एज में सुकून महसूस कर सके कि भाई मैंने खुद अच्छा इन्वेस्टमेंट किया और मैं अभी अपना शांति से हूँ। तो इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि दोनों को ही, चाहे वो अर्ली एज में या बाद की एज में है, तो पैसा सेविंग की आदत डालनी चाहिए। कितना पैसा बचाना चाहिए, कहाँ पे लगाना चाहिए, कहाँ पे मैक्सिमम रिटर्न्स आता है, उसके बारे में बताऊँगा। देखो, अगर आपको एंड यूज़ के लिए प्रॉपर्टी चाहिए तो एंड यूज़ में तो आप इसके बारे में कुछ ना देखो, आप सिर्फ अच्छा सिटी देखो, फैसिलिटी देखो, कहाँ आपको कंफर्टेबल रहेगा, जॉब अपॉर्चुनिटी बच्चों के लिए कहाँ है, मेडिकल फैसिलिटीज़ कहाँ है, तो उसके हिसाब से आप अपना पैसा लगा दो। और अगर आप अपने यूज़ के लिए ले रहे हो तो वो आपके अपने इंटरेस्ट है, आपकी अपनी सोच है, किस तरह के स्टेटअप में आप जाना चाहोगे, कैसा रहना चाहोगे, क्या आपका माहौल है। भाई आप सैचुरेटेड एरिया में जाओगे जहाँ पे एक तरह से रेट सैचुरेट हो गए वहाँ जाना चाहोगे, या भाई जहाँ पे एक तरह से रेट डेवलपिंग स्टेज में है वहाँ जाना चाहोगे, या शहर से बाहर लोगे जो काफ़ी अच्छी तरह से मल्टीप्लाई होगा आने वाले दिनों में, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैं इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा कि आपने जो अपने यूज़ के लिए आप कोई प्लॉट ख़रीद रहे हो, कोई घर ख़रीद रहे हो या कोई ज़मीन ख़रीद रहे हो, तो उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान ना दें कि हम उस पर जाएंगे। भाई इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स कहाँ पे अच्छा मिलेगा, तो रिटर्न्स में ये है कि भाई हर किसी की कैपेसिटी अलग अलग होती है। किसी की सैलरी 25,000 पर मंथ है, किसी की सैलरी 25 लाख पर मंथ है, तो इसमें डिफरेंट एक तरह से लेयर और स्लैब कह सकते हो, तो उसके हिसाब से ही पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आपकी इनकम 25,000 ही है तो आप कैसे आप करोगे, 25,000 तो घर का खर्चा भी नहीं चलता है। लेकिन क्या है कि भाई हर तरह के लोग हैं, जैसे तैसे गांव में रहते हैं, जो भी करते हैं, जिसका जो भी स्टेटस है उसी के हिसाब से उसको कम से कम भाई ज़्यादा नहीं तो 40% सेविंग तो करनी चाहिए। अब 40% सेविंग कैसे करें कि अदर जो साइड इनकम्स है वो किसी तरह जनरेट करे, भाई और फैमिली मेम्बर से उसकी इनकम जनरेशन में हेल्पफुल हो, वो खुद भी यानी कि उसके फैमिली मेम्बर है वो भी अर्निंग करे।
तो मेरे कहने का मतलब कि 40% उसको सेविंग में डालना चाहिए। और जिस हिसाब से अगर मान लो उसकी 25,000 ही मंथली उसका वो है अर्निंग, तो उसमें अगर वो 40% बचाता है तो उसको एक छोटे उसकी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल उसको एक छोटा टुकड़ा प्लॉट कर ले लिया, यानी कि 4-5 सालों में अपना पैसा अकुमुलेट करके वो उसकी तरफ जाना चाहिए। लेकिन जो मिडिल एज की तरफ जाते हैं, मिडिल एज में क्या है कि नॉर्मली 2 लाख 3 लाख पर मंथ की अर्निंग होती है। तो 2 लाख और 3 लाख पर मंथ अर्निंग होने के बावजूद भी मैं आपको ये अश्योर्ड करता हूँ कि आप ये गुड़गांव में इस तरह से जो गुरुग्राम एक एनसीआर में एक अच्छा सिटी है, डेवलपिंग सिटी, आपको अच्छी तरह पता होगा, उसके रेट्स इतने हाई जा रहे हैं कि डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ जिसकी सैलरी 2-3 लाख पर मंथ है, he is also unable to purchase the house, unable to purchase एक बेटर आप ये कह सकते हो फ्लैट या प्लॉट की तो बात ही छोड़ दो, प्लॉट तो उसकी रेंज से बाहर चला ही गया है। प्लॉट तो सिर्फ तभी खरीदा जा सकता है कि या तो भाई उनके पेरेंट्स ने कुछ बेचा हो या वो खुद उसने कोई चीज़ बेची हो, कोई लैंड पार्सल या किसी तरह से वो उसके पास ह्यूज मनी आया हो तो वो प्लॉट खरीद सकता है। अदरवाइज़ एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के हाथ बस की बात है प्लॉट खरीदना नहीं है, क्योंकि आप कम से कम भी अगर आप भाई 200 गज़ का या भाई करीब 2.25 गज़ का अगर प्लॉट लोगे तो उसकी भी कीमत करीब 3 करोड़ 3.5 करोड़ 3.5 करोड़ के आसपास होगी, जो उनके बस के बात नहीं है, सिंगल एम्प्लॉइज़ की बस की बात नहीं है। ओके, उस चीज़ को हम छोड़ते हैं। तो अब हम अपने मुद्दे पे आते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट हम किस हिसाब से कैसे करें। अब मान लो इसकी 1 लाख 2 लाख 3 लाख सैलरी, तो उसको कैसा करना चाहिए। फंडा वही है कि भाई देखो, जो खर्चा जो होता है एक्चुअली जो खाने का खर्चा होता है नॉर्मली उस जो 1 लाख वाले का भी उतना ही रहता है और 3 लाख अर्निंग वाले का भी उतना ही रहता है। अब खर्चा होगा कि उसके शौक क्या क्या हैं, यानी किस किस चीज़ में पैसा खर्चता है। अगर वो पैसा भाई एक तरह से जैसे मान लो क्लब ज्वाइन कर रखा है और अदर इस तरह की उन्होंने फैसिलिटी ले रखी है और ज़्यादा एम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करता है, तो डेफिनेटली उसका खर्चा ज़्यादा होगा। तो आप ये कह सकते हो कि भाई 40% या 50% अर्निंग उनकी हो ही जाती है, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। तो उसमें जो भी उसके पास पैसा अक्यूमुलेट होता है भाई एक तरह से 4-5 ईयर्स में जो भी पैसा अक्यूमुलेट होता है, तो ये इंतज़ार ना करें कि मेरे पास ज़्यादा पैसा अक्यूमुलेट होगा तभी मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा। इवन आप ये भी कर सकते हो 10-20% दे के और भाई बाकी लोन ले के भी आप ऐसा कर सकते हो कि आप एक अच्छी जगह और एक सही जगह में इन्वेस्टमेंट कर सको। तो इनके लिए ये है कि भाई जिनकी 1 लाख से 3 लाख 4 लाख पर मंथ की जो सर्विसेज हैं, तो उनको भाई फ्लैट्स वगैरह और इस तरह का जो फार्म हाउस भी नहीं कह सकते हम, शहर से बाहर आप प्लॉट कह सकते हो, छोटे सिटी में प्लॉट आप कह सकते हो। तो छोटे सिटी में तो प्लॉट के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि उनको ये सोचना चाहिए कि भाई तुम्हारी जितनी इनकम है, मान लो कि तुम्हारी इनकम भाई 2 लाख पर मंथ ही है, तो ठीक है आप 100 स्क्वायर यार्ड्स के लिए 150 स्क्वायर यार्ड्स के लिए चले जाओ। अगर मान लो आपकी हस्बैंड वाइफ दोनों ही अर्निंग मेंबर्स है, आप 200 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट के लिए चले जाओ। तो क्या है कि उसमें 20% आप इनिशियली डाल दो, बाकी लोन वगैरह ले लो, तो उस हिसाब से एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और ये एक इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है कि भाई अगर आप इसको लॉन्ग रन में देखोगे तो डेफिनेटली यू विल फील हैप्पी। जितना एक प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करके आप लाइफ टाइम में अर्निंग कर लेते हो, उतना आप पूरी सर्विस में भी अर्निंग नहीं कर पाते हो। लेकिन वो लक और चांस की बात है। एक कैलकुलेटेड रिस्क लेके अगर आप बार बार अपने पैसे को डालते रहो, और आप ये भी देखिए भी अगर आपने एक बार जो पैसा डाल दिया और उसका अच्छा रिटर्न्स आ रहा है तो उसको सेल मत कीजिए, बी कंटिन्यू विद यू ओनली। और उसमें क्या है कि वो डेफिनेटली एक आपके लिए एसेट बन जाएगा और एक अच्छे हैवी रिटर्न्स वो फ्यूचर में आपको देगा। लेकिन जहाँ आपको लगता है कि करीब 4-5-7 साल के लिए स्टैग्नेंट है, तो उस तरह की ज़मीन को आप निकाल सकते हो, उसको दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये कि भाई बैंकों में पैसा डालने से कोई फ़ायदा नहीं, उसकी वैल्यू वही रहती है। स्टॉक एंड शेयर्स में इतना ज़्यादा है कि मेंटल टेंशन बहुत रहता है, उसमें भी अप डाउन्स बहुत है, बहुत कैलकुलेशन स्टडी की ज़रूरत रहती है, पूरे दिन दिमाग ख़राब रहता है, हर बार उसको चेक करते हो उस शेयर्स का क्या रेट होगा, म्यूचुअल फंड का क्या रेट होगा। दैट इज़ ऑल्सो एक तरह से यानी कि डिस्टर्बिंग लाइफ में है। तो अब मैं आपको यही कहूँगा कि भाई जो प्रॉपर्टी जो इन्वेस्टमेंट है, आप एक बार डाल दिया, आप 4-5 साल के लिए जब निश्चिंत हो जाओ। लेकिन एक बात और ध्यान में दीजिए कि हर प्रॉपर्टी डील में
यानी कि 3-4 डील के बाद एक डील डेफिनेटली ख़राब हो जाती है। तो आप इस चीज़ पर विशेष ध्यान रखिए कि उसके पेपर आप सही से और एक सही लीगल सिस्टम के हिसाब से आप उसको परचेज़ कीजिए, और उसमें जो भी फॉर्मेलिटीज़, म्यूटेशंस वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं इसको कंप्लीट करिए। अदरवाइज़ क्या आपको डील ख़राब हो जाएगी और आप उसमें लॉस में चले जाओगे। तो एक प्रॉपर्टी एजेंट की ज़रूर हेल्प लीजिए। आप अपने आप में इतने एक्सपर्ट नहीं हो सकते। जो लीगल एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं, जो रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, जो म्यूटेशंस होता है, आप इतनी जल्दी चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। तो मेरे आपसे यही राय है कि आप एक प्रॉपर्टी जो डीलर है, प्रॉपर्टी एजेंट है, उसको साथ में लेके तभी कोई अच्छे फ्लैट्स या भाई प्लॉट्स की तरफ जाइए, और उसमें आप अपने अक्यूमुलेटेड मनी को धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करिए, और ये आपके फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न देगा, डेफिनेटली अच्छा रिटर्न देगा। यू विल फील फुल्ली रिलैक्स्ड इन लाइफ इन योर लेट रेज। तो मेरा आपसे भाई यही एक तरह से सलाह है कि अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते रहो प्रॉपर्टी में, डेफिनेटली गेट द गुड रिटर्न्स फॉर दैट। थैंक यू बस, थैंक यू।